नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम करेंगे इनकम टैक्स रूल्स पर बेस्ड 20 क्वेश्चन करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस है बिल्कुल अपडेटेड है। इससे पहले हम 60 क्वेश्चंस की सीरीज है वो चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा और ये क्वेश्चंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी, यूडीसी, ओएस, एएसओ, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ACDC in NVS, KVS, EMRS, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी। यूपीएससी ने प्रिंसिपल पोस्ट के लिए एग्जाम डेट घोषित कर दी है, साथ में ही वाइस प्रिंसिपल के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट होने वाली परीक्षा के लिए ये क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। साथ में नवोदय विद्यालय ने एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें एलडीसी एग्जामिनेशन में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पोस्ट है उसके लिए वैकेंसी निकाल दी है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए भी बहुत वैकेंसीज हैं वो निकाली गई हैं। तो नॉलेज मंडली एक ही प्लेटफॉर्म पर आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी ला रही है। इसलिए आप चैनल पर बने रहे और वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर बटन जरूर दबाते रहिए। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 81. Who of the following are not included in the term relative for the purposes section 56 which deals with income from other sources? निम्नलिखित में से कौन अन्य स्रोतों से आय से संबंधित धारा 56 के प्रयोजनों के लिए रिश्तेदार शब्द में शामिल नहीं है? मतलब कि आय से संबंधित अन्य स्रोत से आय अगर हो रही है तो धारा 56 है, सेक्शन 56 में रिलेटिव नहीं माना जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। स्पाउस, बी क्लोज फ्रेंड, सी ब्रदर और सिस्टर ऑफ स्पाउस और डी है एनी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट। सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी क्लोज फ्रेंड। क्लोज फ्रेंड को रिलेटिव नहीं मानते इनकम टैक्स के सेक्शन 56 के तहत, जहां पर अदर सोर्स से इनकम को काउंट किया जा रहा है तो क्लोज फ्रेंड को रिलेटिव नहीं माना जाता है। बाकी सभी को मानते हैं। स्पाउस भी शामिल होते हैं, ब्रदर और सिस्टर ऑफ स्पाउस है, लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट, ये सभी रिलेटिव में शामिल होते हैं, परंतु क्लोज फ्रेंड के लिए रिलेटिव शब्द है वो यूज नहीं किया जाता। सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल 82। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउड फ्रॉम इनकम इन द नेचर ऑफ फैमिली पेंशन? पारिवारिक पेंशन की प्रकृति में आय से कितनी कटौती की अनुमति है? विकल्प देख लेते हैं। ₹15,000, बी 33 1/2% ऑफ सच इनकम, सी ए और बी विच एवर इज लेस, डी ए और बी विच एवर इज मोर। सही उत्तर हो जाएगा सी ए और बी विच एवर इज लेस। मतलब कि पारिवारिक पेंशन में से आय में से कितनी कटौती मानी जाएगी, मतलब कि कितना डिडक्शन है वो किया जा सकता है इनकम टैक्स के पर्पज से, या तो 15,000 रुपये या जो इनकम हो रही है उसका 33 1/2% ऑफ इनकम है, मतलब कि 33 सही 1/2% जो भी इनकम हो रही है ये डिडक्शन किया जा सकता है। तो इनमें से जो भी कम होगा उसको किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 83। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट व्हाट इज क्लबिंग ऑफ इनकम? आयकर अधिनियम के अनुसार आय का योग क्या है? किसको क्लबिंग बोलते हैं? एडिंग ऑफ ऑल इनकम्स ऑफ एन इंडिविजुअल टुगेदर, एडिंग इनकम ऑफ फैमिली मेंबर्स टुगेदर फॉर फाइलिंग आईटी रिटर्न्स, the situation where income of other person is included in the income of the taxpayer, एडिंग ऑफ सैलरी इनकम विद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो क्लबिंग का मतलब क्या हो जाएगा इनकम टैक्स के रूल के तहत? सही उत्तर हो जाएगा सी। द सिचुएशन वेयर इनकम ऑफ अदर पर्सन इज क्लब्ड इन द इनकम ऑफ द टैक्स पेयर, मतलब कि दूसरे पर्सन की जो इनकम है उसको टैक्स पेयर की इनकम में शामिल कर दिया जाता है तो उसको हम क्लबिंग ऑफ इनकम कहते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। डियर फ्रेंड्स, बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि नया नोटिफिकेशन जब भी आपको आए तो अलार्म बज जाए। देखते हैं अगला सवाल 84। एन असेसी हु ओन्स ए प्रॉपर्टी विच फेचेज रेंट ट्रांसफर्स द रेंटल इनकम टू हिज फ्रेंड, विल द रेंटल इनकम बी क्लब्ड द इनकम ऑफ द असेसी? एक निर्धारित जो एक संपत्ति का मालिक है जो किराया प्राप्त करता है, किराए की आय अपने दोस्त को हस्तांतरित करता है,
क्या किराए की आय को निर्धारित की आय में जोड़ा जाएगा? मतलब कि एक कोई निर्धारित है, एसएससी है, टैक्स पेयर है, वो कोई संपत्ति का मालिक है और उस मकान से कोई किराया आ रहा है, संपत्ति से किराया आ रहा है, तो वो संपत्ति से जो किराया आ रहा है उसको वो क्या कर रहा है, अपने दोस्त को हस्तांतरित कर रहा है, खुद नहीं रख रहा है, दोस्त को हस्तांतरित कर रहा है। तो ये जो किराया आ रहा है, रेंट आ रहा है, इसको क्या एसएससी के इनकम में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? देख लेते हैं विकल्प ए, विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ हिज फ्रेंड, बी विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द एसएससी, सी the rental income will be divided into two and included in the income of the assessee and his friend, c can be included in the income of either of the according to their wish। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बी, विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द एसएससी, मतलब कि वो दोस्त को हस्तांतरित कर रहा है, परंतु ये हस्तांतरण है उसके शामिल नहीं होगा, दोस्त के शामिल नहीं होगा। वो जो इनकम हो रही है उसका जो प्रॉपर्टी का ओनर है, मालिक है, उसी की इनकम में शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बी। Move to question number 85. While computing total income, the deduction under section 80A shall not exceed dash। कुल आय की गणना करते समय धारा 80A के तहत कटौती से अधिक नहीं होगी, कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। द ग्रोस टोटल इनकम, द इनकम फ्रॉम सैलरी, द इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, और डी है द मिनिमम टैक्सेबल इनकम। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए, द ग्रॉस टोटल इनकम। While computing total income, the deduction under section 80A shall not exceed the gross total income। मतलब कि कोई भी इनकम है, टोटल इनकम हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो डिडक्शन है वो कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो ग्रॉस इनकम हो रही है उससे ज़्यादा डिडक्शन है वो नहीं होना चाहिए। जब आप कंप्यूटेशन कर रहे हैं, ग्रॉस टोटल इनकम से अधिक है वो डिडक्शन नहीं होना चाहिए। धारा 80A के तहत, सेक्शन 80A के तहत सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 86। इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ एन assessee of any previous year relevant to the assessment year, any deduction admissible under deductions in respect of certain incomes shall be admissible only when। निर्धारण वर्ष से संबंधित किसी भी पिछले वर्ष की एक निर्धारित की कुल आय की गणना में कुछ आय के संबंध में कटौती के तहत स्वीकार्य कोई कटौती तभी स्वीकार्य होगी जब, देख लेते हैं ऑप्शन। ही फर्निशेज डिटेल्स ऑफ सच डिडक्शन, ही फर्निशेज ए रिटर्न ऑफ हिज इनकम फॉर सच असेसमेंट ईयर ऑन और बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड, ही फाइल्स हिज रिटर्न ऑनलाइन, और डी है हिज टोटल टैक्सेबल इनकम इज लेस देन ₹10 lakhs। सही उत्तर हो जाएगा बी, he furnishes a return of his income for such assessment year on or before the due date specified। ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 87। हाउ इज द टर्म ग्रोस टोटल इनकम डिफाइंड अंडर आईटी एक्ट। आईटी अधिनियम के तहत सकल कुल आय शब्द को कैसे परिभाषित किया जाता है? मतलब कि ग्रोस टोटल इनकम है उसको कैसे डिफाइन किया जाएगा आईटी एक्ट के तहत? ऑप्शन देख लेते हैं। total income computed in accordance with the provisions of this act before making any deduction under this chapter, or the total income computed in accordance with the provisions of this act after making all deduction under this chapter, or total income up to the date of filing returns। डी है टोटल इनकम ऑफ द असेसी फॉर द असेसमेंट ईयर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, ग्रॉस टोटल इनकम है कैसे डिफाइन की जा रही है आईटी एक्ट के तहत? टोटल इनकम कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट बिफोर मेकिंग एनी डिडक्शन अंडर दिस चैप्टर। मतलब कि टोटल इनकम है उसको कैसे ग्रॉस टोटल इनकम में मान लिया जाएगा, उसमें से कोई डिडक्शन नहीं किया जाएगा, तो जितनी भी आय हो रही है उसको ग्रॉस टोटल इनकम बोलेंगे। और यहाँ पर डिडक्शन होने के बाद में आप कमेंट कर दीजिए क्या बोलेंगे। ग्रॉस टोटल इनकम में से अगर डिडक्शन हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, आपका कमेंट आ जाना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो रहा है ए। क्वेश्चन नंबर 88। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारा 80C के तहत कटौती के रूप में अनुमत अधिकतम सीमा क्या है, जिसमें सेक्शन 80C के तहत कटौती की जा सकती है, डिडक्शन किए जा सकते हैं अधिकतम, वो लिमिट हमें बतानी है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए ₹2.5 लाख, बी ₹2 लाख, सी ₹1.5 लाख और डी है ₹50,000। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, ₹1.5 लाख। मतलब कि जो डिडक्शन की लिमिट है धारा 80C के तहत, सेक्शन 80C के तहत लिमिट है वो क्या बनाई गई है, सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख है वो बनाए गए हैं कि 1.5 लाख तक की आप कटौती कर सकते हैं, जिसमें आपको टैक्स रिबेट मिलेगा। सही उत्तर यहाँ पर हो रहा है सी। डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक बटन दबाइए। अगला सवाल देख लेते हैं। Section 80 CCD of the Income Tax Act deals with deductions in respect of which of the following? आयकर अधिनियम की धारा 80 CCD निम्नलिखित में से किसके संबंध में कटौती से संबंधित है? देख लेते हैं ऑप्शन। इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन न्यू शेयर्स, डिपॉजिट अंडर नेशनल सेविंग स्कीम, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट मेड अंडर इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि अगर आप एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो एनपीएस में जो कंट्रीब्यूशन है वो कौन सी धारा में आएगा, कौन से सेक्शन में आएगा, ये आएगा 80 CCD में आएगा। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। अगला सवाल देख लेते हैं। व्हाट लिमिट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 80 CCE ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट? आयकर अधिनियम की धारा 80 CCE के तहत किस सीमा को परिभाषित किया गया है? मतलब कि 80 CCE में क्या चीज आती है इनकम टैक्स के रूल के अनुसार? देख लेते हैं ऑप्शन। ए एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80, सेक्शन 80 CCC एंड सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 80 CCD। बी है लिमिट ऑफ मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल अंडर चैप्टर 6 और सी है मैक्सिमम डिडक्शन फॉर इन्वेस्टमेंट इन ए पेंशन स्कीम। डी में नन ऑफ दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80, सेक्शन 80 CCC और सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 80 CCD। मतलब कि 80 CCE में ये सारे एग्रीगेशंस हैं, सारे सेक्शंस के आ जाएंगे। 80 CCE में क्या बन जाएगा? 80 CCE है वो देख लेते हैं। 80 CCE में क्या क्या चीजें शामिल हो जाएंगी? सेक्शन 80 के डिडक्शन है वो क्लब कर दिए जाएंगे। उसके बाद में 80 CCC और साथ में सब सेक्शन ऑफ क्या आ जाएगा? 80 CCC और डी आ जाएगा। तो इन सब को मिला करके क्या बन जाएगा? 80 CCE बन जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। बस जैसे कि सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट ये अवेलेबल करवा रहा है, इसलिए आप चैनल पर बने रहे। और चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है, तो एक ही प्लेटफॉर्म पर कंटेंट मिलना भी मुश्किल होता है। इसलिए ऑफ आवर्स में आप नॉलेज मंडली के साथ में आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखते हैं वीडियो का अगला क्वेश्चन। 91. What is the amount of deduction allowed under Section 80 CCF as deduction in respect of investment in infrastructure bonds? इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में निवेश के संबंध में कटौती के रूप में धारा 80 CCF के तहत कितनी कटौती की अनुमति है? ₹5,000, ₹10,000, ₹15,000, ₹20,000। करेक्ट आंसर विल बी डी, ₹20,000। अगर आप सेक्शन 80 CCF में डिडक्शन चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो कितने रुपए तक का इन्वेस्टमेंट आपका डिडक्शन माना जाएगा? 20,000 रुपये का माना जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 92. What should be the gross total income of an assessee to be eligible for deduction under section 80 CCG? बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहे हैं। धारा 80 CCG के तहत कटौती के लिए पात्र होने के लिए एक निर्धारित की सकल कुल आय क्या होनी चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। ए शैल बी ₹12 lakhs, बी शैल नॉट एक्सीड ₹12 lakhs, सी ऑल एसएससीज आर एलिजिबल, डी ₹25,000।
सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, सेल नॉट एक्सीड रुपीज 12 लाख। मतलब कि आपको अगर 80 सीसीजी में छूट चाहिए तो कितनी लिमिट आपकी नहीं होनी चाहिए, ग्रॉस इनकम है वो नहीं होनी चाहिए। अगर आपको छूट चाहिए 80 सीसीजी के तहत तो 12 लाख रुपए से आपकी इनकम है वो अधिक नहीं होनी चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा बी। Next question 93. What is the aggregate amount allowed as a deduction for payment towards preventive health checkup? निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए भुगतान के लिए कटौती के रूप में स्वीकृत कुल राशि क्या है? मतलब कि आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवा रहे हैं तो वो जो खर्चा है उसको डिडक्ट कर लिया जाएगा टोटल इनकम में से। देख लेते हैं विकल्प। ₹15,000, ₹20,000, ₹25,000, ₹30,000। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, ₹25,000। अगर आपका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है वो 25,000 रुपये तक का आप खर्चा करते हैं तो वो आपका डिडक्ट हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल 94। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80D इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द हेल्थ ऑफ एन असेसी और हिज फैमिली? एक निर्धारित या उसके परिवार के स्वास्थ्य पर किए गए चिकित्सा व्यय के संबंध में धारा 80D के तहत कटौती की राशि क्या है, कितनी अमाउंट होगी? इस तरीके के क्वेश्चन है वो जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए आप इम्पोर्टेंट इनको बोल सकते हैं। विकल्प देख लेते हैं। ₹25,000, ₹50,000, ₹1.5 लाख, डी नो लिमिट। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, 50,000। अगर कोई असेसी का मेडिकल एक्सपेंडिचर है वो 50,000 रुपये तक होता है या फैमिली मेंबर का 50,000 रुपये तक का होता है तो वो इनकम टैक्स में इस पर छूट मिलेगी। अगला सवाल देख लेते हैं 95। हु इज कंसिडर्ड एज ए सीनियर सिटीजन अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट? इस तरीके के बच्चों क्वेश्चन है वो भी पूछ लिए जाते हैं और पता होना चाहिए। आयकर अधिनियम के अनुसार किसी वरिष्ठ नागरिक माना जाता है। ए पर्सन इज 60 एंड अबव, ए पर्सन इज 60 एंड बिलो, an individual whose income is rupees 5 lakhs or more, an assessee who has been paying income tax for the past 5 assessment years। तो सीनियर सिटीजन किसको मानेंगे? सही उत्तर हो जाएगा ए पर्सन एज्ड 60 एंड अबव। मतलब जिसकी आयु है वो 60 वर्ष से अधिक होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीनियर सिटीजन बोलेंगे। 60 वर्ष से अधिक आयु होने पर क्या बोलेंगे? सीनियर सिटीजन बोलेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। देख लेते हैं अगला सवाल 96। अंडर विच सेक्शन इज ए डिडक्शन अलाउड फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ ए डिपेंडेंट विद डिसेबिलिटी? किस धारा के तहत विकलांग आश्रित के चिकित्सा व्यय के लिए कटौती की अनुमति है? वो सेक्शन हमें पता लगाना है। देख लेते हैं। सेक्शन 80 डीडीबी, सेक्शन 80 डीडी, सेक्शन 80 डी, सेक्शन 80 सी। कौन सा सेक्शन होगा जहां पर मेडिकल एक्सपेंसेस है वो डिसेबल्ड डिपेंडेंट के लिए माने गए हैं? तो वो सेक्शन क्या होगा? सेक्शन हो जाएगा बी, सेक्शन 80 डी। ये सेक्शन 80 डी है जो डिपेंडेंट डिसेबल्ड पर्सन के लिए जो मेडिकल एक्सपेंसेस हुए थे उनके लिए होगा। सही उत्तर हो जाएगा बी। Question number 97. What is the maximum amount allowed as deduction under Section 80 DDB in respect of an amount paid towards medical treatment of specified diseases for a dependent senior citizen? एक आश्रित वरिष्ठ नागरिक के लिए निर्दिष्ट बीमारियों के चिकित्सा उपचार के लिए भुगतान की गई राशि के संबंध में धारा 80 DDB के तहत कटौती के रूप में अनुमत अधिकतम राशि कितनी होगी? देख लेते हैं विकल्प। ₹40,000, ₹50,000, ₹1 लाख, डी नो लिमिट। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, ₹1 लाख। अगर कोई सीनियर सिटीजन है, डिपेंडेंट है तो उसके स्पेसिफिक बीमारी के लिए 1 लाख रुपए तक की आपको कटौती है वो मिल सकती है, फायदा मिल सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। अगला सवाल 98। हु ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द टर्म इलेटिव ऑफ एन असेसी फॉर ग्रांट ऑफ डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट पेड फॉर लोन टेकन फॉर एजुकेशनल पर्पजेज? शैक्षिक उद्देश्यों के लिए गए ऋण के लिए भुगतान किए गए ब्याज की कटौती के अनुदान के लिए एक निर्धारित के रिश्तेदार पद में निम्नलिखित में से कौन शामिल होगा? मतलब कि कोई एजुकेशनल लोन लिया है तो उसके ब्याज पर क्या मिल जाएगी? छूट मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगी। तो
एजुकेशन लोन है वो किसके लिए लिया है, कोई रिलेटिव के लिए लिया है, तो कौन रिलेटिव है जिसको एजुकेशन लोन लेने पर उसके एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट पर आपको रिबेट मिलेगी। ऑप्शन देख लेते हैं, स्पाउस, चिल्ड्रन, स्टूडेंट फॉर होम एसएससी इज ए लीगल गार्डियन, और डी ऑल दी अबव। सही उत्तर हो जाएगा डी ऑल दी अबव। अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए और साथ में स्टूडेंट फॉर होम एसएससी इज लीगल गार्डियन, मतलब कि आप अभिभावक है, उसके वैधानिक अभिभावक है, तो इनके लिए आपने एजुकेशन लोन लिया है और उस एजुकेशन लोन पर जो इंटरेस्ट लगता है क्या मिल जाएगी, डिडक्शन के लिए इंटरेस्ट पर रिबेट मिल जाएगी, इसलिए इसमें रिलेटिव है वो सभी शामिल हो जाएंगे। डी उत्तर हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एजुकेशनल पर्पज इज अलाउड अंडर सेक्शन 80E। धारा 80E के तहत शैक्षिक उद्देश्य के लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती की अधिकतम संख्या कितनी है, मतलब कितने सालों तक ये कटौती है या रिबेट आपको मिलती रहेगी धारा 80E के तहत। देख लेते हैं विकल्प, 7 ईयर्स, नो लिमिट, 8 ईयर्स टिल द लोन इज रीपेड। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, 8 ईयर्स। आपने अगर कोई एजुकेशन लोन लिया है तो एजुकेशन लोन के जो इंटरेस्ट है उस पर आपको टैक्स रिबेट मिलती रहेगी। तो कब तक मिलेगी ये टैक्स रिबेट आपको, 8 ईयर्स तक मिलेगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। और डियर फ्रेंड्स, देख लेते हैं T20 का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज फॉर विच डिडक्शन इज अलाउड अंडर सेक्शन 80EE। वह उद्देश्य क्या है जिसके लिए धारा 80EE के तहत कटौती की अनुमति है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एजुकेशन, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ व्हीकल, डी एनी वन ऑफ द अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के जो इंटरेस्ट आ रहा है उस पर आपको क्या मिल जाएगी, धारा 80EE के तहत टैक्स रिबेट मिल जाएगी। सही उत्तर हो जाएगा बी। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने T20 के 20 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए और अभी तक हम 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। इससे पहले 80 क्वेश्चंस के वीडियो हैं वो चैनल पर अवेलेबल हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। मित्रों, अगर आप एस्पिरेंट है प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ACDC इन NVS, KVS, EMRS, NCT कंडक्टेड बाय UPSC, तो नॉलेज मंडली है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर तैयार करवा रहा है और यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया जा रहा है, जैसे कि सर्विस रूल्स हैं, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट। आप इन कंप्लीट कंटेंट को देख सकते हैं नॉलेज मंडली के प्लेलिस्ट में जाकर के, सारे कंटेंट को आप देख सकते हैं। एक ही प्लेटफॉर्म पर आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं और आप मुझको फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज नॉलेज मंडली और साथ में टेलीग्राम नॉलेज मंडली पर। अगर आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।